हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ है। एक्सरसाइज है हमारा 3.5। यहाँ पर जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करने के लिए जा रहे हैं कि एक्सरसाइज 3.5 को करने से पहले ऐसी कौन कौन सी बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमको पता होना चाहिए, हमको जानना चाहिए। तो क्या क्या जानने वाले हैं इस प्रॉपर वीडियो में, आओ हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वज्र गुणन का जो सूत्र होता है उसकी प्राप्ति कहाँ से आती है, वो सूत्र निकल के कहाँ से आया है। दूसरी बात है कि विधि को समझना, क्वेश्चन करने के लिए वज्र गुणन विधि का प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं, इसको हम समझेंगे। और उसके बाद हम फाइनली देखेंगे एनसीईआरटी का कुछ उदाहरण, और देन अगले वीडियो हम बात करेंगे एक्सरसाइज के बारे में। आ जाओ, वज्र गुणन विधि का जो सूत्र होता है वो निकल के कहाँ से आता है, सबसे पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण की बात करें, दो चर वाले रैखिक समीकरण, ये अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, 3.5 यही है का सामान्य रूप। अगर हम बात करें दो चर वाले रैखिक का सामान्य रूप, तो वो क्या होता है, वो होता है तुम्हारा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ये इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। दूसरा जो इक्वेशन होता है ये होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। ये हमारे पास दो इक्वेशन है, दो समीकरण है। अगर हम इसमें लुप्तीकरण विधि का प्रयोग करें और इसको हल करने की कोशिश करें तो हमारे पास कौन सा वैल्यू आता है, आओ देखते हैं। तो लुप्तीकरण में करने के लिए क्या चाहिए हमको, देखो ये x का गुणांक a1 है, y का गुणांक b1 है और अचर पद c1 है। x का गुणांक a2 है दूसरे समीकरण में, y का गुणांक b2 है दूसरे समीकरण में, और दूसरे समीकरण में जो अचर पद है वो c2 है। लुप्तीकरण विधि लगाने के लिए क्या चाहिए हमको, या दोनों ही समीकरणों में या तो x का गुणांक बराबर होना चाहिए या तो y का गुणांक बराबर होना चाहिए। क्या बराबर है, नहीं बराबर है तो बराबर कर लेंगे। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, मान लो x का गुणांक बराबर करना है, तो x का गुणांक बराबर करना है ना, तो पहले समीकरण में जो x का गुणांक है जो कि क्या है हमारा a1 है, क्या है a1 है। पहले समीकरण में जो x का गुणांक है वह a1 है और दूसरे समीकरण में जो x का गुणांक है वो a2 है। तो करना क्या है, पहले समीकरण में जो x का गुणांक है उससे हम गुना कर देंगे यहाँ पर दूसरे समीकरण में, और दूसरे समीकरण में जो x का गुणांक है जो तुमको बॉक्स में नजर आ रहा है इसको गुना कर देंगे पहले समीकरण में। ये हमने कर दिया गुना, ठीक है। अब गुना कर लो, अगर हम a1x को a2 से गुना करें तो क्या होगा, a1a2x प्लस में b1y को a2 से गुना करें a2b1y प्लस ये हो जाएगा a2c1, या c1 a2 भी लिख सकते हैं, a2c1 बराबर में आ जाएगा 0। बराबर में 0 है तो 0 आ जाएगा। इसी तरह से अगर मान लो a2 को यदि a1 से गुना करें तो ये होगा a1a2x प्लस है, प्लस ले लेंगे, ये आएगा b2a1y b2 या a1b2y ये लिख सकते हैं, प्लस में आ जाएगा a1c2 बराबर में 0। देखना, गौर से देखना, इसको गौर से देखना, इसको हम सॉल्व करते हैं। अब क्या करना है, यहाँ पर हमने कहा एक बात हमको बताना जरा, ये a1a2x यहाँ पर देखेंगे और a1a2x दोनों क्या है, इक्वल है। यहाँ समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखेंगे तो क्या आ रहा है, x का गुणांक बराबर आ रहा है, और x का गुणांक बराबर भी है और दोनों प्लस में है, मतलब चिन्ह भी बराबर है। जब हमने जिस भी पद का गुणांक बराबर किया है, यदि दोनों का साइन एक हो, चिन्ह एक हो, तो समीकरण को क्या करते हैं, घटाते हैं। तो लिखेंगे घटाने पर, क्या करेंगे, घटाने पर। जब भी घटाते हैं तो नीचे का चिन्ह बदल जाता है। इट मीन्स कि ये प्लस है तो ये माइनस होगा, ये प्लस है तो ये भी माइनस होगा, ये प्लस है तो ये भी माइनस हमारा हो जाएगा। बातें क्लियर है। अब मतलब ये हुआ कि ये पहले जो प्लस में था a1a2x नीचे वाला, अब ये माइनस में हो गया, ठीक है। पहले जो प्लस में था a1b2y अब ये माइनस में हो गया। पहले जो प्लस में था a1c2 अब ये माइनस में हो गया। a1a2x प्लस में है, a1a2x माइनस में है, तो ये तो हो जाएगा हमारा कितना, 0, ठीक है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर देखें तो प्लस में क्या बच रहा है हमारा
A2B1Y और माइनस में A1B2Y, ठीक है। और ये हमारा बच रहा है यहाँ से प्लस में A2C1 और माइनस में A1C2 बराबर में है 0, तो 0 का 0 रख लेते हैं, ठीक है जी। इस पूरे टर्म को, चूंकि ये अचर वाला टर्म है ना, इस पूरे टर्म को उठा के दूसरी तरफ ले जाना है, तो ले चलो। दो काम यहाँ पर करते हैं, दो काम यहाँ पर क्या करते हैं, y यहाँ भी है और y यहाँ भी है, तो y आ जाएगा कॉमन, y को कॉमन कर लिया हमने, बचा क्या, A2B1 माइनस A1B2, ये बच गया तुम्हारा। दूसरा, इस पूरे टर्म को दूसरी तरफ ले जाना है, तो ले जाएंगे तो ये प्लस में है यहाँ, तो ये माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये होगा A2C1 माइनस A1C2, ये आ गया तुम्हारे पास, ठीक है जी। ये देखो आगे सॉल्व करो, ये y बराबर हो जाएगा A2B1 माइनस A1B2 बराबर में ये हो जाएगा माइनस का A2C1 और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस A1C2। अब देखो क्या होगा, अब कर सकते हैं क्या, अगर y बराबर लिखे तो y के गुना में ये पूरा टर्म है, देखो ना गौर से, y के गुणांक में ये पूरा टर्म है, y के गुणांक में ये पूरा टर्म है, मतलब ये y और गुने ये, तो ये पूरा अगर उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा, ये भागा में चला जाएगा, ठीक है। तो y बराबर क्या लिख सकते हैं, y बराबर यहाँ से लिख सकते हैं क्या, यहाँ से माइनस A2C1 प्लस A1C2 और बट्टे में हो जाएगा A2B1 माइनस A1B2। या थोड़ा सा और इसको सही कर ले तो यहाँ से y बराबर जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा A1C2 माइनस A2C1 बट्टे में यहाँ से आ जाएगा A2B1 माइनस A1B2। ये क्या निकाला हमने, ये y बराबर निकाला। और वज्र गुणन विधि को देखेंगे ना तो यही वाला सूत्र लगता है वज्र गुणन विधि में, वो हम अभी चर्चा करने वाले हैं। आ जाओ, अब क्या करना है, अब ये जो हमने लुप्तीकरण विधि से जो y का मान हमने निकाला है, इस मान को समीकरण 1 में रख देना है। किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, गौर से समझना है इसको। तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, समीकरण 1 है यहाँ पर A1x क्या है, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। ये सबसे पहला काम क्या करते हैं अपन, C1 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, प्लस में दूसरी तरफ जाके माइनस में हो जाएगा। तो ये होगा A1x प्लस का B1y बराबर में माइनस में C1। क्यों किया वो आगे तुमको पता चल जाएगा, बाद में करते तो हमने पहले ही कर लिया। अब y के जगह पर तो दूसरा मान वैल्यू रखना है, A1x को A1x छोड़ देते हैं और y का वैल्यू जो हमने निकाला है ये पूरा देखो गौर से, y का जो वैल्यू तुमने निकाला है ना ये वाला क्या करना है, यहाँ पर हमको रख देना है y के जगह पर। सिर्फ y के जगह पर ही वैल्यू रखेंगे ना, मतलब b1 का तो b1 रहेगा ही और b1 y के साथ गुना में है, इसका मतलब गुना हम ले लेंगे और ये वाला वैल्यू हमको y के जगह पर क्या करना है, रख देना है। आ जाओ, A1C2 वैल्यू है हमारे पास A1C2 माइनस A2C1 बट्टे में A2B1 माइनस A1B2 माइनस A1B2, ये होगा बराबर में माइनस का C1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। आगे आ जाओ, देख लेते हैं यहाँ पर क्या दे रखा है। अब अगर हम लिखे A1x प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई बोले तो क्या, ये A1 A2 को B1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा A1C2 और B1 माइनस है तो माइनस लगा लेंगे, फिर A2C1 और फिर B1 इससे भी गुना होगा और फिर इससे भी गुना होगा, फिर हो जाएगा B1। सिंपल गुना का रूल है और ज़्यादा कुछ नहीं है। नीचे में तो वही रहना है A2B1 माइनस A1B2, नीचे में देखो कोई बदलाव नहीं हुआ इस वाले में, बराबर में माइनस का C1। अब कुछ करेंगे, अब क्या करेंगे, आ जाओ, A1x के जोड़ में ये पूरा टर्म है,
पूरा टर्म है, a1x के जोड़ में ये पूरा टर्म है। याद करो हम लिखते थे x + 3 = 5, अगर 3 को इधर ले जाना होता तो ये इधर जाके माइनस में हो जाता है कि नहीं हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है। तो अगर मान लो अगर इस वाले टर्म को पूरे को उठा के इधर लाना है तो ये वाला टर्म प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो कैसे होगा? देखो यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास a1x बराबर में माइनस का c1 और माइनस में हो जाएगा हमारे पास a1 c2 b1, ये देखो सेम उतार देना, a2 c1 b1 बट्टे में a2 b1 माइनस a1 b2। ये हो गया जी। ज़्यादा कुछ नहीं किया, सिर्फ हमने उसको उठा के दूसरी तरफ रख दिया। ये प्लस था, इसके जगह पर माइनस आएगा। साइड चेंज होने के बाद प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब एक बात बताना जरा, a1x बराबर और क्या लिख सकते हैं? c1 के नीचे में 1 है, 1 और इस पूरे का अगर हम एलसीएम करें, एक बात बताना हमको कि 1 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 3 होता है। बोलोगे 3 होता है, 1 3 का एलसीएम तो 3 होता है। 1 और a का एलसीएम a होता है, 2 और a का एलसीएम 2a होता है। इट मीन्स कि 1 और इसका एलसीएम निकालेंगे तो 1 को इसके साथ गुना करना पड़ जाएगा, तो कर दो गुना। ये हो जाएगा हमारे पास ये a2 b1 माइनस a1 b2। अब देखो अगर हम 1 से भाग दे इस पूरे में, 1 से भाग दे इस पूरे में तो कितना होगा? 1 से अगर भाग देंगे, बस इतना समझो यहाँ से बात को, अगर 1 से अगर किसी भी संख्या में भाग देते हैं ना तो वही संख्या आ जाता है। जैसे 5 में भाग देंगे 1 से तो 5 हो जाएगा, a में भाग देंगे 1 से तो a हो जाएगा, है ना? इस तरह से समझो। तो 1 से भाग देंगे इसमें तो ये पूरा नंबर हो जाएगा, और फिर इस पूरे 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 को गुना कर देंगे -c1 से, तो -c1 इंटू हो जाएगा a2 b1 माइनस a1 b2। क्लियर है बातें? यहाँ से हो जाएगा माइनस का a1 c2 b1 माइनस a2 c1 b1। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी होनी भी नहीं चाहिए। आ जाओ जी थोड़ा और आगे बढ़े। ये होगा a1x बराबर माइनस c1 को यदि गुना करें तो क्या होगा? a2 b1 c1, और चूंकि माइनस है तो माइनस हमको तो लगाना पड़ेगा, फिर माइनस और माइनस हो जाएगा यहाँ पर प्लस, फिर a1 b2 c1 हो जाएगा, a1 b2 ये तो पहले से है, गुना करेंगे c1 के साथ तो c1 भी यहाँ पर आ जाएगा, माइनस यहाँ पर प्लस आ गया। ये माइनस है तो माइनस छोड़ा हमने, फिर क्या हो जाएगा? a1 c2 b1 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या? a2 c1 b1 बट्टे में क्या हो जाएगा? बट्टे में हो जाएगा यहाँ से वही सेम a2 b1 माइनस a1 b2। देखो बट्टे में अभी तक हमने छेड़छाड़ किया ही नहीं है, जो है वही चलता जा रहा है, तो ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, जैसा है चलने दो। आगे देख लेते हैं। a1x बराबर, यहाँ पर गौर से देखना, अब कुछ होगा। क्या होगा? a1 वाला 2 टर्म तुमको मिलने वाला है, a1 वाला तुमको 2 टर्म मिलने वाला है। बताओ कहाँ पर है? दोनों बिल्कुल यहाँ पर है। देखो गौर से देखना, a1 वाला टर्म दोनों यहाँ पर है, ठीक है? ये टर्म इसको एक साथ तो रखेंगे ही। यहाँ पर देखो a2 b1 c1, a2 b1 c1 ये दोनों इक्वल टर्म है। कौन सा टर्म है? दोनों बराबर टर्म है, एक प्लस माइनस में है, दूसरा प्लस में। इसका मतलब क्या होगा? इस वाले टर्म से ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो गया। अब बचा क्या हमारे पास? अब बच रहा है सिर्फ और सिर्फ ये वाला टर्म जो तुमको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो दिखाई दे रहा है ना, सिर्फ ये वाला टर्म हमको बचा हुआ है। इस टर्म में से हमको क्या करना है? a1 कॉमन ले लेना है। a1 कॉमन लेंगे तो बच जाएगा b2 c1 और माइनस यहाँ से क्या बच जाएगा? ये वाला, हाँ a1 तो कॉमन आ गया ना, तो b2 c1 माइनस a1 कॉमन चला गया, c2 b1 और बट्टे में हमारा सेम है a2 b1 माइनस a1 b2।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप देखते चलो, कोई समस्या नहीं होने वाली। अब देखो सिर्फ एक काम और करना है और x का वैल्यू आ जाएगा। अब वो कौन सा काम है अब हम बात करते हैं। तो यहाँ पर जो हमको अब देखना है ना, वो देखो यहाँ से अगर a1 x है मतलब a1 गुने x है, अगर हम a1 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये भागा में चला जाएगा, इस पूरे के नीचे में क्या आएगा, भागा में आ जाएगा और इसके गुना में आ जाएगा। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर यहाँ से अपन लिख सकते हैं, यहाँ से a1 है b2c1 माइनस b2c1 c2b1, एक तो ये होगा ही, और नीचे में क्या है a2b1, ये इसको लिख दो a2b1 माइनस a1b2, ये तो है। क्योंकि यहाँ से हमने क्या किया, a को शिफ्ट किया दूसरी तरफ, a भाग में है, दूसरी तरफ आने के बाद गुना में है, दूसरी तरफ आने के बाद भागा में हो जाएगा, तो a1 तुम्हारा यहाँ आ गया। अब a1 और a1 ऊपर में और नीचे दोनों में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से a1 से a1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या x बराबर हमारा, x बराबर यहाँ से निकल के आया b2c1 माइनस c2b1 बट्टे a2b1 माइनस a1b2, ये तुम्हारा यहाँ से x का वैल्यू निकल के आया। तो जो हम लोग प्रयोग करते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या वज्र गुणन विधि में जिस भी सूत्र का प्रयोग करते हैं, वो सूत्र तुमको यहीं से निकल के आ रहा है। y का मान हो गया तुम्हारा और x का, अगर डायरेक्टली इस पर भी अगर मान बैठा देंगे ना, दोनों समीकरण में जो भी a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का जो भी मान दिया है, इस वाले सूत्र पर रखेंगे तो भी हमारा मान ईजिली यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे क्या देखना है, ये तो हो गया कि ये जो सूत्र है वज्र गुणन विधि का वो निकल के कहाँ से आ रहा है। अब थोड़ा सा और वज्र गुणन विधि को हम लोग समझते हैं।